नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस YouTube वीडियो में। तो हम बात करने वाले हैं बेसिकली चैप्टर 3 ऑफ NISM 6 और चैप्टर 3 है डिपॉजिटरी ऑपरेशंस का ये चैप्टर है डिपॉजिटरी एंड बिजनेस पार्टनर्स कि डिपॉजिटरी के कौन कौन से बिजनेस पार्टनर्स होते हैं और वो किस किस तरीके से काम करते हैं। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम है डिपॉजिटरी एंड बिजनेस पार्टनर्स। तो जैसे कि मैंने बताया डिपॉजिटरी के कितने बिजनेस पार्टनर्स होते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, RTEs होते हैं, फिर क्लियरिंग हाउस क्लियरिंग मेंबर्स होते हैं। तो ये सारे इनके पार्टनर्स होते हैं। ये किस किस तरीके से काम करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको पूरा इसके बारे में खाका मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जैसे कि मैंने बताया बैंक्स होते हैं, NBFCs होती हैं या ब्रोकिंग फर्म्स होती हैं, वो सब क्या है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स सेबी ने क्या लिस्ट रूल दिया है इनके लिए कि ये एजेंट होते हैं किसके डिपॉजिटरी के, रजिस्टर्ड विद सेबी अंडर डिपॉजिटरी एक्ट 1996। किसके पास रजिस्टर होते हैं? सेबी के पास रजिस्टर होते हैं। ये डिपॉजिटरी के पास रजिस्टर नहीं होते। किसके पास होते हैं? सेबी के पास रजिस्टर। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो फिर एग्रीमेंट होता है, रिलेशनशिप गवर्न्ड बाय एग्रीमेंट बिटवीन डिपॉजिटरी एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, मतलब किस तरीके से काम होना है, किस तरीके से। देखो जब कोई भी आपका पार्टनर बनता है तो सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन होती है, उसी बारे में ये पूरा का पूरा चैप्टर है। ठीक है, वो हम आगे आगे देखते चले जाएंगे। ठीक है, चूँकि पिछले वीडियो में हमारी जो स्लाइड्स थी वो उतनी ज़्यादा क्लियरली विजिबल नहीं थी, मतलब HD क्वालिटी में नहीं हो पाई वो। तो इस वजह से मैंने स्लाइड्स ना बना के डायरेक्ट इसको नोटपैड पे लिख दिया ताकि आपको अच्छे से क्लियरली चीज़ें विजिबल हों। ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा फैशन वगैरह में या बहुत ज़्यादा शो ऑफ के बजाय हम चीज़ें सिंपल रखें और आपको समझ में आना चाहिए। मेरा कंसर्न ये है कि आपको समझ में आए चीज़ें, है ना। तो चलिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनने का। क्या डिपॉजिटरी, देखो HDFC बैंक है। HDFC बैंक चूंकि काम कर रहा था ऑलरेडी, फाइनेंशियल मार्केट में काम कर रहा था, तो इस वजह से क्या वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन गया? नहीं, वो एक सर्टेन रिक्वायरमेंट्स थी उसकी कि ये रिक्वायरमेंट आप फुलफिल करोगे तो आप डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन सकते हो। ठीक है, तो वो क्या क्या क्राइटेरिया हैं? वो क्राइटेरिया हैं, एक पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए या बैंक होना चाहिए या फॉरेन बैंक होना चाहिए या स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन होना चाहिए या फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होना चाहिए, कस्टोडियंस होना चाहिए, स्टॉक ब्रोकर, NBFC, RTA एजेंट। ये सब कौन लोग हैं? ये सब वो लोग हैं जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप और मैं उठ के कल जाएं कि भाई हमें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनना है, नहीं बन पाओगे। ठीक है, उसके लिए क्या होना चाहिए? बेयर मिनिमम 3 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। फाइनेंशियल में मतलब बैंक हो या आप NBFC हो या कोई चीज़ आप ऑलरेडी कर रहे हो, तब जाके आप अप्लाई कर सकते हो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनने के लिए। ठीक है, तो फिर नेटवर्थ का भी क्राइटेरिया है कि NBFC के लिए मिनिमम 50 लाख और स्टॉक ब्रोकर और NBFC के लिए मिनिमम 50 लाख का आपका नेटवर्थ होना चाहिए। RTA के लिए 10 करोड़ का होना चाहिए और NBFC के लिए एक्टिंग फॉर अदर्स, किसी और के लिए NBFCs आप एक्ट कर रहे हो तो 50 करोड़ का होना चाहिए। डिपॉजिटरी में प्रिस्क्राइब हायर लिमिट्स, मतलब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा 50 करोड़ की वैल्यू उतनी ज़्यादा नहीं रह जाएगी और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा तो ये टर्म्स एंड कंडीशन रिवाइज होती चली जाएंगी। ठीक है, फिर इसके ऊपर कुछ बिजनेस रेस्ट्रिक्शंस भी अप्लाई होती हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट आप बन गए, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर कुछ बिजनेस रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। वो क्या है कि जो भी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है, जो भी स्टॉक ब्रोकर है, अपनी नेटवर्थ से 100 गुना से ज़्यादा आप शेयर्स होल्ड नहीं कर सकते। मतलब मान लो आपकी नेटवर्थ 10 लाख है,
या 1 करोड़ है, ठीक है, 1 करोड़ का को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, उससे ज़्यादा आप स्टॉक्स होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है। होता क्या है, जो ब्रोकर्स हैं वो अपने पास शेयर रख लेते हैं जब उनको लगता है कि हाँ यार अब ना मार्केट बॉटम आउट हो चुकी है, तो हम शेयर अच्छे खासे बाई कर लेते हैं। इन पर्टिकुलर शेयर्स में, इन पर्टिकुलर ईटीएफ्स में, इन पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा बाइंग आती है, तो हम ये वाले अपना एक बकेट बना के, बास्केट बना के अपने पास रख लेते हैं। जैसे जैसे हायर प्राइजेस पे ये जाते चले जाएंगे और लोग खरीदते चले जाएंगे, हमें एक तो ब्रोकरेज का फ़ायदा होगा, दूसरा हमें फ़ायदा होगा किस चीज़ का, जो वो गेन मिला उसका, ठीक है। तो इसमें कंडीशन क्या है, इसमें कंडीशन ये है 100 गुना से ज़्यादा आप नहीं रख पाओगे अपनी नेटवर्थ का। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है, अगर 10 करोड़ से ऊपर आपकी नेटवर्थ है तो आप रख सकते हो, 10 करोड़ से नीचे है तब आप नहीं रख सकते, ठीक है। इसके बाद एनबीएफसी के लिए ये लिमिट 50 करोड़ है, एनबीएफसी के लिए 50 करोड़ है जो अदर्स के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ लिमिट्स हैं जो सेट की हुई हैं। फिर एप्लीकेशन प्रोसेस आ जाता है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, पहले फॉरवर्डेड टू सेबी विद इन 30 डेज विद रिकमेंडेशन। सबसे पहले आप एप्लीकेशन किसको भेजते हो, डिपॉजिटरी को भेजते हो। मतलब आपको डिपॉजिट एचडीएफसी, आई एम एचडीएफसी बैंक, मुझे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनना है। अब मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं पंकज कौशिक हूँ, तो मैं डायरेक्ट जाकर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नहीं बन सकता। मैं कब बन सकता हूँ, जब मैं 3 साल से पहले से ही काम करता हूँ फाइनेंशियल मार्केट में। फाइनेंशियल मार्केट मतलब एनबीएफसी बैंक, वो सब लोग, है ना। उसके बाद आप 3 साल जब ऑलरेडी आपने टाइम पीरियड कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आप किसको लेटर भेजोगे, डिपॉजिटरी को लेटर भेजोगे, और डिपॉजिटरी उसको रिव्यू करेगी और 30 दिन के अंदर उसको कहाँ भेज देगी, सेबी के अंदर भेज देगी। डिपॉजिटरी के पास क्यों जाता है, क्योंकि कोई भी करेक्शन वगैरह जो भी चीज़, अब सेबी आपको आगे तो नहीं बोलेंगे नाम में करेक्शन है, ये ठीक करो, नहीं, डिपॉजिटरी को आप भेजोगे, डिपॉजिटरी उसको रिव्यू करेगी, 30 दिन के अंदर वो क्या करेगी, सेबी को भेज देगी और सेबी आपको लाइसेंस असाइन करेगी, ठीक है। सेबी में आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन और रिजेक्ट और इनकम्प्लीट, अगर फिर भी कुछ दिक्कतें परेशानी रह जाती है तो सेबी उसमें क्लैरिफिकेशन मांग सकती है। सेबी पूछ सकती है ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, फलाना क्यों है, ढिमाका क्यों है, ठीक है। तो 2 वे प्रोसेस हो गया ना, पहले आप डिपॉजिटरी के पास भेजोगे, डिपॉजिटरी से फिर सेबी के पास जाएगा और सेबी भी बहुत सारी चीज़ें फर्दर मांग सकती है उसमें, ठीक है। अब आ जाता है ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ग्रांट कैसे होती है, किसको दिया जाता है रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले जिसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सिस्टम्स हो, सेफगार्ड हो। सेफगार्ड मतलब फायरवॉल वगैरह, एंटीवायरस वगैरह, जो भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे इन प्लेस होने चाहिए, सारे इंटैक्ट होने चाहिए। ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, फिट एंड प्रॉपर पर्सन, मतलब वो जो भी अप्लाई कर रहा है, बेसिकली एचडीएफसी बैंक अप्लाई कर रहा है तो एचडीएफसी फिट होना चाहिए, प्रॉपर पर्सन होना चाहिए, मतलब पूरा उसके पास सारा सिस्टम इन प्लेस होना चाहिए, करेक्ट। एडिशनल डिपॉजिटरी कंडीशंस क्या है, 3 ईयर, मैंने बताया ना 3 ईयर की बिजनेस हिस्ट्री होनी चाहिए। कौन अप्लाई कर सकता है, जिसके पास 3 ईयर की बिजनेस हिस्ट्री होगी, ठीक है। नो रिसेंट फ्रॉड और बैन। एचडीएफसी सिक्योरिटीज तभी बन सकता है जब एचडीएफसी की कोई फ्रॉड की हिस्ट्री ना हो, ठीक है। और एनएसडीएल के लिए, एनएसडीएल में अगर अप्लाई करना है तो 3 करोड़ आपका नेटवर्थ होना चाहिए। सीडीएसएल में करना है तो 2 करोड़ बेयर मिनिमम आपका नेट। अब तो देखो 1-1 लाख करोड़, 2-2 लाख करोड़, 5-5 लाख करोड़ ऐसे करके बिजनेसेस बन गए हैं। तो ये जो लिमिट्स हैं ये काफ़ी छोटी रह गई हैं अब तो। 2 करोड़ तो किसी मेरे जैसे बंदे के पास भी हो जाते हैं, है ना। तो फिर कंप्लाइंस ऑफिसर अपॉइंट किया जाना चाहिए, ठीक है, जो सारे कंप्लाइंसेस हैं उसको फॉलो कराता रहे, टाइम टू टाइम उसकी रीचेकिंग होती रही। एडिक्वेट ऑफिस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें होना चाहिए। सिक्योरिटी रिस्क इंश्योरेंस मेजर्स, सिक्योरिटी जो भी, मतलब देखो इंटरनेट के ऊपर है, कोई साइबर अटैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो सिक्योरिटी शुड बी इन प्लेस, है ना। रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए और इंश्योरेंस मेजर, मतलब देखो मान लीजिए सिस्टम क्रैश कर गया, मेरी पोजीशन खड़ी है 1 करोड़ की पोजीशन खड़ी है और आपका सिस्टम क्रैश कर गया और वो पोजीशन 1 लाख से बढ़ के 1,10,000 होगी। अब चूंकि
आपका सिस्टम क्रैश कर गया और मैं पोजीशन काट नहीं पाया, और मेरा टारगेट लगा होता 1 लाख, 1 करोड़ 5 लाख पे, कि मेरा टारगेट हिट हो जाए 1 करोड़ 5 लाख पे। ये ऐसे सेम लॉस के केस में होगा ना, 95 लाख पे मेरा लॉस कट हो जाए, कि 5 लाख का मैं लॉस ले सकता हूँ, ठीक है, और मेरा 95 लाख पे कट हो जाए, और वो सिस्टम क्रैश करने की वजह से वो 80-82 लाख दिख रहा है, मतलब 17-18 लाख का लॉस दिख रहा है। मुझे लेना था 5 लाख का लॉस, लेकिन हो गया 20 लाख का लॉस। तो जो 15 लाख का एक्स्ट्रा लॉस है वो आपके सिस्टम की वजह से हुआ है। वो आपका सिस्टम खराब हुआ ना, आपका सिस्टम हैंग हुआ, आपका सिस्टम क्रैश करा, इस वजह से हुआ ना वो। तो वो आपको बियर करना पड़ेगा, वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को बियर करना पड़ेगा, और उसके लिए क्या करेगा वो, इंश्योरेंस मेजर्स लेंगे, ठीक है। आई थिंक ये चीज़ समझ, जो मार्केट में है वो डेफिनेटली समझ पाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट में अच्छे खासे टाइम हो गया अब, तो मुझे ये चीज़ें सब समझ में आती हैं। हमारे सामने सिस्टम भी क्रैश करते हैं, ग्रो का, जीरो सबके करते हैं, ठीक है, एंजल वन, बीट एनी ब्रोकर, ठीक है। और उस दिन हाय तौबा भी मस्ती है, लेकिन कितने लोग जाते हैं, वो नहीं जाते, वो एक अलग बात है, बट होता है ऐसा। अब आ जाती है वैलिडिटी। बेसिकली सेबी क्या करता है, 5 साल के लिए लाइसेंस देता है, और 5 साल के बाद उसको रिन्यू करवाना पड़ता है। 5 साल के बाद रिन्यू जब करवाओगे तब आपको परमानेंट रजिस्ट्रेशन दिया जाता है, और ये 3 महीने पहले ही अप्लाई कर देना होता है, ठीक है। मतलब अब दोबारा समझो, आप हो HDFC बैंक, आपको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनना है, आप एप्लीकेशन भेजोगे डिपॉजिटरी को, डिपॉजिटरी भेजेगी सेबी को, सेबी उसमें 5 साल का रजिस्ट्रेशन देगी, और 5 साल के रजिस्ट्रेशन के बाद 3 महीने जब बच जाएं, तब आप दोबारा से अप्लाई करोगे परमानेंट लाइसेंस के लिए। मतलब वो 5 साल का विंडो टेम्परेरी लाइसेंस के लिए है, ठीक है। उसके बाद परमानेंट लाइसेंस मिलेगा, लेकिन परमानेंट लाइसेंस मिलने के बाद भी हर 5 साल की फीस आपको जमा कराते रहना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। रिन्यूअल फीस एप्लीकेबल फॉर 5 years, इफ एप्लीकेशन लेट इनकम्प्लीट कैन नॉट रन। मतलब देखो, अगर एप्लीकेशन में दिक्कतें परेशानी है वो रिजेक्ट ही होएगी, और क्या होएगा उसमें, है ना। तो अब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आ जाता है। अप्लाई इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट, जो फॉर्मेट दिया गया है उसमें उसी तरीके से अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। गेट डिपॉजिटरी अप्रूवल, डिपॉजिटरी उसमें रिकमेंडेशन लिख के भेज देता है, और फिर जो 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 चीज़ें रिक्वायरमेंट है, कनेक्टिविटी, मतलब डिपॉजिटरी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन आपका जब आ जाएगा, उसके बाद जो ऑफिशियल्स और ट्रेनिंग वगैरह जब सारी कंप्लीट हो जाएगी, हार्डवेयर आ जाएंगे, जो टेस्ट है डिपॉजिटरी के साथ आप टेस्ट रन करके देखेंगे कि हाँ यार हमारा बाय सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। साइन एग्रीमेंट विद डिपॉजिटरी, सिस्टम एक्टिवेटेड, डिपॉजिटरी आईडी इशूड, उसके बाद स्टार्ट ऑपरेशन। मतलब ये सारा डिपॉजिटरी के साथ आपका तालमेल जब पूरा हो जाएगा, मतलब जब आपके सिस्टम जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है। आजकल तो सिस्टम की बात है, इंटरनेट की बात है, इंटरनेट जब आपके आपस में कनेक्शन जुड़ जाएंगे, उसके बाद आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब आ जाता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ डिपॉजिटरी। ऑब्लिगेशंस क्या हैं, क्या क्या डिपॉजिटरी को करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें आ जाता है, मस्ट प्रोवाइड राइट एंड ऑब्लिगेशन डॉक्यूमेंट टू द डिपॉजिटरी, सेपरेट अकाउंट फॉर ईच बेनिफिशियल ओनर। मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करेगा, हर एक ओनर का अलग अकाउंट ओपन करेगा, अलग। मतलब अब मैं पंकज हूँ, ABC फलाना डिमा का, A का अलग खुलेगा, B का अलग खुलेगा, C का अलग खुलेगा, D का अलग खुलेगा, और सबके जो शेयर्स हैं उन्हीं के अकाउंट में दिखेंगे, है ना। ट्रांसफर ओनली ऑन BO's इंस्ट्रक्शन, मतलब BO जब खरीदेगा तभी खरीदारी होगी, और BO जब बेचेगा तभी। अब ऐसा नहीं है डिपॉजिटरी खुद से उसके अकाउंट में चलो खरीद देते हैं, उसके अकाउंट में बेच देते हैं, उसके जैसे सब ब्रोकर करते हैं जनरली। कई बार आप देखते होंगे ना न्यूज़, इस सब ब्रोकर ने ऐसा किया कि उसके अकाउंट में खरीद बेच करके अकाउंट खाली कर दिया, साफ कर दिया। तो ऐसा डिपॉजिटरी वाले नहीं कर सकते, ठीक है। कर तो सब ब्रोकर भी नहीं सकते, लेकिन वो आपस में कई बार हो जाता है। वो इस वजह से होता है क्योंकि आपस में कंसेंट
वर्बल कंसेंट होती है, लेकिन पावर ऑफ अटॉर्नी लेने के बाद ऐसा होना चाहिए। ठीक है, चलो BSDA मंथली और क्वार्टरली जो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है वो BSDA बेसिकली बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट होता है ना। और बेसिक सर्विस डीमैट अकाउंट को किसी भी अकाउंट में अगर शायद इसकी कुछ लिमिट है 1-1.5-2 लाख रुपए से नीचे, तो उस किसको BSDA के अंडर रखना है, किसको BSDA से बाहर रखना है। BSDA अकाउंट वो होते हैं जिसमें बड़ा ही कम ट्रांजैक्शंस होती हैं, बड़ा ही बहुत कम खरीदारी होती है, बहुत छोटा अकाउंट होता है, 50,000 1 लाख 2 लाख के आसपास। मेरे ख्याल से 4 लाख से नीचे शायद BSDA अकाउंट होते हैं, उससे ऊपर के अकाउंट BSD से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, हाफ ईयरली इफ नॉट ट्रांजेक्शन, अच्छा हाँ ये बताया हुआ है, अगर आधे साल तक कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है तो उसको BSDA में डाल देते हैं। एनुअली इफ नो ट्रांजेक्शन और नील बैलेंस तब भी BSDA में डाल देते हैं। कैन बी इलेक्ट्रॉनिकली विद क्लाइंट कंसेंट, और क्लाइंट की कंसेंट लेके भी BSDA में। देखो इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बेसिकली डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या करता है, अकाउंट्स को मेंटेन करने का उसका काम है। हर एक सेपरेट अकाउंट खुलना चाहिए, कौन से अकाउंट BSDA में होने चाहिए, कौन से BSDA से बाहर होने चाहिए। BSDA को जनरली रिपोर्ट्स वगैरह सेंड नहीं होती हैं कुछ भी, है ना। और BSDA से जो बाहर होते हैं, जो प्रीमियम क्लाइंट्स होते हैं, जो 4 लाख से ऊपर के ट्रांजेक्शन होती है, जिसका अकाउंट या पोर्टफोलियो 4 लाख से ऊपर होता है, उसको जो है जनरली सर्विसेज दी जाती हैं, उससे नीचे को नहीं दी जाती, है ना। और मेंटेन कॉन्टिन्यूस कनेक्टिविटी, है ना। इंटरनल ऑडिट्स होने चाहिए। ये सब ऑब्लिगेशंस है किसकी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डेली रिकॉन्सिलिएशंस विद डिपॉजिटरी, सबमिट पीरियोडिक रिटर्न टू सेबी एंड डिपॉजिटरी, कि किसको किस पर्टिकुलर आदमी को कितना रिटर्न मिला, क्या मिला, ये सब सारी रिपोर्ट जो है आपस में एक्सचेंज होती रहती हैं, किसके बीच में, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स और डिपॉजिटरी के बीच में, है ना। अब ऑब्लिगेशन, कुछ और ऑब्लिगेशन हैं जो मस्ट हैं, जो बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। वो सब क्या था कि आपको बिजनेस ओनर या फिर जो डायरेक्ट अकाउंट ओपन करने वाला है, रिटेल यूज़र है, उसके साथ क्या कंडक्ट होना चाहिए, ये उसके बारे में था। अब यहाँ पर बताया गया है कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को अपने लिए क्या करना है, वो है इंडेमनिफिकेशन, कि आपको इंश्योरेंस करवाना ही करवाना है। ठीक है, अगर किसी का लॉस होता है तो आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मस्ट इंडेमनिफाई डिपॉजिटरी, its officials, employees for loss due to incompliance bylaws, depository participant agreement और directions। मतलब अगर कुछ भी लॉस होता है तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बियर करेगा वो। ठीक है, उसके लिए आप इंश्योरेंस करवाओ, कुछ करवाओ, वो आपकी सिरदर्दी है, लेकिन लॉस आप बियर करोगे, वो डिपॉजिटरी बियर नहीं करेगी। आपका सिस्टम क्रैश हुआ, आपके साथ कुछ भी दिक्कत हुई, आप लॉस बियर करोगे। समझ गए। एक्ट्स बेस्ड ऑन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इंस्ट्रक्शन एंड कम्युनिकेशंस, मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो भी इंस्ट्रक्शन आएंगी उसी के बेसिस पे एक्ट करेंगे। एक्सेप्टेंस एंड विड्रॉल ऑफ सिक्योरिटीज, फेलियर ऑफ टू डिलीवर सिक्योरिटीज टू मीट ऑब्लिगेशन, मतलब अगर आप फेल हो जाते हो सिक्योरिटी, देखो मैं BO हूँ, मैंने तो खरीद लिए, शेयर्स खरीद लिए, और आपने सोचा कि भाई हमारे पास अभी शेयर्स कम है, इसके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, और हम कल खरीद के इसके अकाउंट में डाल देंगे, और कल प्राइस बढ़ गया। अब ये चीज़ करोड़ों में होती है, तो जो भी लॉस होगा वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को बियर करना होगा। ठीक है, वो लॉस कौन बियर करेगा? ब्रोकर आत्महत्या क्यों करते थे? वो इसीलिए करते थे, वो पैसे ले लेते थे और उतने ही शेयर खरीदते नहीं थे। सोचते थे नीचे आएगा तो हमें सस्ता पड़ जाएगा, ऊपर जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा, वो किसी ने शॉर्ट किया है तो ऊपर चला गया तो हमारा फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें ना हो, इसीलिए तो डिपॉजिटरी बनाई ना। तो ये सब क्या है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को देखना पड़ेगा। प्रोहिबिशन ऑफ असाइनमेंट, डिपॉजिटरी कैन नॉट असाइन और डेलीगेट, मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन गया, HDFC सिक्योरिटी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन गया, ग्रो
डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बन गया और वो चाहता है अब ग्रो मैं तो छोड़ के चला जाता हूँ और कोई और चला लेगा। ऐसा नहीं हो सकता भाई, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। आप किसी और को अपनी चीज़ असाइन ही नहीं कर सकते। आप किसी और को लाइसेंस फार्मेसी के लाइसेंस बिक जाते हैं ना, फार्मेसी के लाइसेंस पे कोई और काम कर लेता है, फार्मेसी के लाइसेंस भी बिक जाते हैं, रेंट पे भी चले जाते हैं। डिपॉजिटरी के केस में ऐसा नहीं हो सकता। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का मतलब बहुत जिम्मेदारी वाला काम, ठीक है। वहाँ पर कोई एक दो बंदे को दिक्कत आएगी, यहाँ पर लाखों करोड़ों का मामला हो जाता है, अरबों का मामला हो जाता है ना। तो ये चीज़ है। फिर इंश्योरेंस, मैंने आपको इंश्योरेंस के बारे में बहुत बता दिया। कोई भी फेलियर होता है, कोई भी थेफ्ट होता है, फॉर्जरी होती है, वो सब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को बियर करनी पड़ेगी। बार बार डिस्कशन नहीं करेंगे। रिकॉर्ड कीपिंग, 5 साल का रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है। ये सब हम ऑलरेडी देखो, मैंने जब सेकेंड चैप्टर पढ़ाया ना, उसमें बहुत डिटेल में पहले से ही बता दिया था ये सारा। यहाँ आपकी रिवीजन ही हो रही है, ठीक है। तो अकाउंट ओपनिंग, क्लोजर, फीस, डीमेट रिक्वेस्ट, डिलीवरी रिसिप्ट, ये सब 5-5 साल के रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ते हैं, ठीक है। क्लाइंट ग्रीवेंस, आर्बिट्राज रिकॉर्ड, प्लेज इन्फॉर्मेशन, ये सब क्या है, 5-5 साल का रिकॉर्ड मेंटेन करना है भाई, दैट्स इट, ठीक है। किसी ने भी अकाउंट खुलवाया, किसी भी रिटेलर ने, किसी भी इंस्टीट्यूशन ने, किसी ने भी अकाउंट खुलवाया, 5 साल का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, दैट्स इट। उसने क्या खरीदा, क्या बेचा, प्लेज किया, नहीं किया, फ्यूचर ऑप्शन किया, फ्यूचर ऑप्शन नहीं किया, उसने कमोडिटी की, कुछ भी किया ना, 5 साल का रिकॉर्ड, दैट्स इट, करेक्ट। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, अब ये चीज़ आ जाती है, ये थोड़ा सा ध्यान देना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई भी ट्रांजैक्शन है 10 लाख से ऊपर की, कोई भी ट्रांजैक्शन 10 लाख से ऊपर की है, FIU को आप डायरेक्ट मैसेज डालोगे, FIU, ठीक। ये FIU आपने सुना होगा क्रिप्टो के लिए भी, ये वही वाला चीज़ है। मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन 10 लाख से ऊपर की है तो आप डायरेक्ट किसको भेजोगे, FIU को भेजोगे 7 वर्किंग डेज के अंदर, ठीक है। मेंटेन रिकॉर्ड्स, इनका रिकॉर्ड अलग से मेंटेन किया जाएगा कि 10 लाख की इन्हें ट्रांजैक्शन की है। कोई भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन हो तो उसको आप डायरेक्ट रिपोर्ट कर दोगे, ठीक है। क्लाइंट एक्सेप्टेंस पॉलिसी, क्लाइंट इंडेमनिफिकेशन, मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स, ये सब वही है। इसमें बस यही है कि बाहर से कुछ भी अगर हो रहा है, बाहर से कोई भी ट्रांजैक्शन है, कोई भी रेमिटेंस है, कोई यहाँ से जा रही है या वहाँ से NRI अकाउंट के थ्रू आ रही है ना, उन सबको अलग से रिकॉर्ड उनका मेंटेन होगा। और अगर कोई ट्रांजैक्शन 10 लाख से ऊपर होगी तो उसको अलग से आप रिपोर्ट करोगे, करेक्ट। अब आ जाता है मेंटेनेंस एंड प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड। ये मैंने फिर से वही बता दिया, 5 साल का रिकॉर्ड मेंटेन करना है, KYC करनी है, ठीक है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लाइंस, हर क्वार्टरली एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का इंटरनल ऑडिट आपका होना चाहिए, ठीक है। हाफ ईयरली कंप्लाइंस सर्टिफिकेशन आपको जारी करना है। क्लाइंट मस्ट एजुकेट अबाउट KYC ऑब्जेक्टिव, KYC क्यों कर रहे हैं ये बताना है आपको। ट्रेन स्टाफ ट्रेंड अकॉर्डिंगली, KYC किस लिए कर रहे हैं, इनमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये सब आपको बताना पड़ेगा, है ना। और डिपॉजिटरी मस्ट इंश्योर डाटा इंटीग्रिटी एंड बैकअप्स, मतलब 2-2 कॉपी आप ले लो, डेली बैकअप्स 2 कॉपीज। बैकअप सिक्योर्ड फ्रॉम फायर एंड थेफ्ट, फायर और थेफ्ट से सिक्योर होना चाहिए जो भी डाटा आप ले रहे हो। फिजिकल कॉपी आप रखना चाहते हो, एक रिकॉर्ड के लिए अलग से रूम बनाओ, उसको फायर और थेफ्ट से बचा के, उसको प्रॉपर सिक्योरिटी दे के और उसको बनाइए, ठीक है। लार्ज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट में इंस्टॉल एडिशनल बैकअप मशीन्स, अलग से आप उनको ज़ीरोक्स करके अपने मशीन में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। वो सब लीगल है डिपॉजिटरी के केस में। अगर आप सब ब्रोकर हैं और आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके केस में इलीगल है, ठीक है। तो ये सब ब्रोकर्स ऐसा नहीं कर सकते। आपको अगर कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड कुछ भी भेज रहा है, आप उसको एक बार के लिए KYC कंप्लीट करो और उसको हटाओ। लेकिन डिपॉजिटरी ऐसा कर सकते हैं, डिपॉजिटरी मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेशन बाय सेबी, अगर कुछ भी इरेगुलरिटी सेबी को मिलती हैं, उस केस में क्या करता है सेबी,
सर्टिफिकेट सस्पेंड कर देता है कि भाई अब ये हमारे साथ काम नहीं करेंगे। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट, डिपॉजिटरी एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी नहीं चलेगा उसका, फॉल्स डाटा जो प्रोवाइड करेगा उसको भी, नॉन कोऑपरेशन इन सेबी इंस्पेक्शन ऑन इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई भी सेबी मान लो कल को छापा मारती है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास भी छापा मारती है, तो अगर प्रॉपरली आप हेल्प नहीं कर रहे हो सेबी को तो आपका लाइसेंस रद्द हो जाएगा। ठीक है। नॉन कंप्लायंस विद सेबी डायरेक्शंस, नॉन पेमेंट ऑफ एनुअल फीस, ये इन सब में डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो है वो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, दैट्स इट। ठीक है। अब आ जाता है क्लियरिंग हाउसेस। अब हमने बात की ना डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, उसके बाद क्लियरिंग हाउसेस, उसके बाद आरटीएस। ये सब कौन है? डिपॉजिटरी के हाथ हैं, हाथ, ये सेबी के हाथ हैं, ये समझ लो, है ना। तो चलिए अब बात करते हैं क्लियरिंग कॉर्पोरेशन से क्लियरिंग हाउसेस के बारे में। तो क्लियरिंग हाउसेस बेसिकली क्या करते हैं? देखो डिपॉजिटरी के कुछ हाथ होते हैं, उसमें से डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, क्लियरिंग हाउसेस हैं, आरटीए हैं। ठीक है। अब फर्दर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के हाथ कौन है? आपके बीओ अकाउंट, बीओ का मतलब रिटेलर्स, एफआईआईज, डीआईआईज। सबसे पहले आसान भाषा में क्लियरिंग हाउस और क्लियरिंग मेंबर का काम बता देता हूं। मान लो अब देखो क्लियरिंग हाउस, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कौन हुआ? जोमेटो। जोमेटो पे क्या होता है? यहाँ से लिस्ट किया हुआ है, शेयर्स लिस्ट किए हुए हैं, मतलब शेयर्स मतलब बफे लगा हुआ है खाने का, तो यहाँ के शेयर्स का बफे लगा है। शेयर्स में कोई बायर होगा, कोई सेलर होगा। ठीक है। मान लो अभी यहाँ पे ये क्लियरिंग हाउस है, इस केस में क्या होगा? बायर पैसे भेजेगा और सेलर शेयर भेजेगा, शेयर भेजेगा। ठीक है। यहां से ये पैसे क्लियरिंग हाउस के अकाउंट में आएंगे और यहां से शेयर्स क्लियरिंग हाउस के अकाउंट में आएंगे। शेयर्स इसके अकाउंट में चले जाएंगे और पैसे इसके सेलर के अकाउंट में चले जाएंगे। सेलर मतलब शेयर्स का सेलर, बायर मतलब शेयर्स का बायर। हम पैसे की बात नहीं कर रहे। पैसे यहाँ से आएंगे, क्लियरिंग हाउस के पास जाएंगे और यहाँ से इस तरफ चले जाएंगे और यहाँ से शेयर्स इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है। इसमें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का क्या काम है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का ऐप है, उसमें जोमेटो की तरह जीरोधा का ऐप है, ग्रो का ऐप है, HDFC का है, ICICI का है, फलाना का है, डिमाका का है, ये वो फलाना डिमाका है ना। ये सब एप्लीकेशंस हैं। करेक्ट, समझ आ गया सबको? अब इसमें आरटीए का क्या काम होता है ये भी यहीं समझा देता हूं ताकि आपको फिर से दोबारा से एक बार रिवाइज हो जाए। आरटीए का काम है, आरटीए का काम है, आपके अकाउंट में शेयर्स पड़े हुए हैं ABCD, है ना। ये ए मान लेते हैं, रिलायंस है, रिलायंस के शेयर है, रिलायंस ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, रिलायंस ने मर्जर किया, डीमर्जर किया, रिलायंस ने क्या किया और इसके अलावा कुछ कोई भी कॉर्पोरेट एक्शंस लिया, मीटिंग है। ठीक है। अब रिलायंस किससे कांटेक्ट करेगी? रिलायंस डायरेक्ट डिपॉजिटरी से कांटेक्ट करेगी क्या? नहीं, रिलायंस कांटेक्ट करेगी आरटीए के साथ। आरटीए को बोलेगी जी भाई हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो आप बताओ किस किस पर्सन के पास हमारे शेयर्स हैं। तो आरटीए शेयर्स किसके अकाउंट में है? डिपॉजिटरी के अकाउंट में। आरटीए के पास एक्सेस है डिपॉजिटरी के अकाउंट का, आरटीए के पास एक्सेस है डिपॉजिटरी के अकाउंट का। तो आरटीए इसका अकाउंट चेक करेगा, ये इस पर्सन के पास शेयर है, और इन्फॉर्म किसके करेगा? रिलायंस को। इन लोगों के पास शेयर्स हैं, आप इनको डिविडेंड दे दो। ठीक है। इन लोगों के पास
शेयर्स हैं, मर्जर कर लो। इन शेयर के इन लोगों के पास शेयर्स हैं, डीमर्जर कर दो। मीटिंग है आपकी, एनुअल मीटिंग है, इन लोगों के पास शेयर्स हैं, आप मेल कर दो। ये है, फलाना है, दिमाग है। तो काम किसका है? डिपॉजिटरी क्या कर रहा है इसमें? डिपॉजिटरी ने सब कुछ आउटसोर्स किया हुआ है, ठीक है। तो अकाउंट का एक्सेस आरटी के पास होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया सारा कुछ। तो अब हम बात कर लेते हैं क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग मेंबर्स, ठीक है। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस में क्लियरिंग हाउस रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स ऑन स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज। ट्रेड्स को सेटल करने का काम, पैसे इधर से आएंगे उधर जाएंगे, उधर से आएंगे शेयर्स उधर जाएंगे, वो सब मैंने समझा दिया यहाँ पर, ठीक है। मस्ट हैव इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी विद द डिपॉजिटरी फॉर डीमेट सेटलमेंट। डिपॉजिटरी के साथ सेटलमेंट, डिपॉजिटरी के साथ कनेक्शंस होता है इनका, है ना। मैंने बताया क्लियरिंग हाउस के अंदर होगा, लेकिन वो अकाउंट एक्चुअल होगा किसका? डिपॉजिटरी का, ठीक है। एग्रीमेंट differs based on whether clearing house or clearing member is a legal counterparty or only manages the settlement fund. एग्रीमेंट ये बताता है कि क्लियरिंग हाउस और क्लियरिंग मेंबर लीगल काउंटर पार्टी हैं या सिर्फ एक्ट कर रहे हैं। एक्ट कर रहे हैं इसका मतलब डिपॉजिटरी के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस होगी वो क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग मेंबर देखेंगे, लेकिन एक्चुअल काउंटर पार्टी कौन है? डिपॉजिटरी। कई बार कैसा होगा कि वो खुद एक्चुअल काउंटर पार्टी होंगे, ठीक है। अब शेयर्स के लिए डिपॉजिटरी के बिहाफ पे काम करेंगे, जीसेक सिक्योरिटीज़ के लिए या किसी और चीज़ के लिए, कुछ भी हो सकता है, उसके लिए वो खुद काउंटर पार्टी होंगे। अब आ जाता है एग्रीमेंट डिफाइंस राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ डिपॉजिटरी, क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग मेंबर एंड एक्सचेंज। एग्रीमेंट डिफाइन करता है कि क्या राइट्स और एंड ऑब्लिगेशंस है क्लियरिंग हाउस और क्लियरिंग मेंबर के, ठीक है। मस्ट हैव एडिक्वेट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की कनेक्टिविटी बहुत शानदार होनी चाहिए, बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए। एंश्योर पेमेंट वर्सेस डिलीवरी, मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा समझा दिया है, ठीक है। अंडरटेक कॉपरेशंस फॉर ग्रीवेंस रिट्रेसल। कोई भी ग्रीवेंस होती है तो उसके रिट्रेसल के लिए, मतलब किसी को अगर सेटलमेंट नहीं हुआ तो उसके रिट्रेसल, मतलब किसी ने अगर कंप्लेन कर दी तो क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग मेंबर उसमें उसका साथ देगा, उसमें बताएगा कि भाई ये अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसमें दिक्कत आई तो क्या दिक्कत आई, किस वजह से सेटल नहीं हुआ, क्या परेशानी थी, उसमें सब हेल्प करेगा क्लियरिंग हाउस। उसमें हमारी क्या दिक्कत थी, अगर क्लियरिंग हाउस, क्लियरिंग मेंबर की कोई दिक्कत थी तो उसके लिए कंपनसेट करेगा, करेक्ट। मस्ट हैव ऑपरेशनल कैपेबिलिटी फॉर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, ठीक है। क्लियरिंग और सेटलमेंट की सारी कैपेबिलिटीज उसके पास होनी चाहिए। कैन नॉट ओपन बी, खुद का जो अकाउंट है वो नहीं खोल सकते वो, ठीक है। खुद शेयर ट्रेड वगैरह नहीं कर सकते, करेक्ट। अब आ जाता है इशूअर एंड आरटीए एजेंट। आरटीए एजेंट का भी मैंने पूरा का पूरा ऊपर समझा दिया है, आरटीए कौन होते हैं, क्या करते हैं ये, है ना। तो फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं कि बुक में क्या क्या लिखा हुआ है, करेक्ट। इन्वेस्टर कैन होल्ड सिक्योरिटीज फिजिकल और डीमेट। इन्वेस्टर फिजिकल और डीमेट फॉर्म में सिक्योरिटीज होल्ड कर सकते हैं। इशूअर मस्ट कनेक्ट विद डिपॉजिटरी डायरेक्टली वाया आरटीए। मैंने बताया ना, रिलायंस डिपॉजिटरी के साथ कैसे कनेक्ट करेगा? आरटीए के थ्रू। आरटीए को इंफॉर्मेशन भेजेगा, हमें डिविडेंड डिक्लेयर करना है। आरटीए के पास एक्सेस किसका है? डिपॉजिटरी का, डिपॉजिटरी के अकाउंट का। किस 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 लोगों के पास वो शेयर पड़े हुए हैं, और वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर देगा कंपनी को। सिर्फ रिलायंस की बात नहीं है, कोई भी कंपनी हो सकती है, ठीक है। एलिजिबल सिक्योरिटीज शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर, म्यूचुअल फंड, CIS, VCF, CP, CD, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मनी मार्केट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट, स्क्रूटनाइज डेट, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मस्ट कॉपरेट ऑन ग्रीवेंसेस। कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, अगर किसी को डिविडेंड नहीं पहुंचा,
क्यों नहीं पहुंचा भाई, तो आरटीए जिम्मेदार है उसका। अब देख रहे हो डिपॉजिटरी का खुद का जिम्मेदारी, ठीक है, गुड। हैव प्रॉपर सिस्टम, साइन ट्राइपैट्रिएट एग्रीमेंट। ट्राइपैट्रिएट मतलब एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, तीसरा ट्राइपैट्रिएट एग्रीमेंट, मतलब इसके बेसिस पे जो भी काम होगा वो आरटीए करेगा और ट्राइपैट्रिएट एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। डिपॉजिटरी मस्ट रिफ्यूज रिमूव सिक्योरिटीज इफ इशूअर और आरटीए लैक कैपेबिलिटी। डिपॉजिटरी आरटीए को हटा सकती है। आरटीए कौन कौन सा है? कैम्स है, केफिन है, केफिन टेक्नोलॉजी, इन सब को कभी भी बैनिश कर सकती है, भागो यहाँ से, चलो ठीक है। इफ ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट और इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट, कुछ भी दिक्कत परेशानी आती है, कोई भी इशू आता है तो डिपॉजिटरी सीधा बोलेगी झोला झमटी उठाओ भागो, ठीक है। अब राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ आरटीए। आरटीए का काम कि क्या क्या राइट्स हैं। मस्ट वारंट एग्जिस्टेंस एंड वैलिडिटी ऑफ सिक्योरिटीज, मतलब अगर कोई भी फिजिकल सिक्योरिटी है तो उसको वैलिडेट कौन करेगा? आरटीए करेगा। आपके पास हीरो मोटोकॉर्प के फिजिकल शेयर पड़े हैं, वैलिडेट कौन करेगा? आरटीए। प्रोवाइड टाइमली कॉर्पोरेट एक्शंस इनटू डिविडेंड, एजीएम, रिडेम्पशन, फलाना ढिमाका, जो भी कॉर्पोरेट एक्शंस हैं उन सब में कौन टाइमली कॉर्पोरेशन देगा? आरटीए देगा। रिकॉन्साइल रिकॉर्ड विद डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी के बेसिस पे रिकॉर्ड मेंटेन कौन करेगा? आरटीए करेगा। किसके अकाउंट में शेयर क्रेडिट हुए, किसके अकाउंट में डेबिट हुए, किसके में क्या हुआ, कौन करेगा? देखेगा। चेक कौन करेगा? लिस्ट कौन बनाएगा? आरटीए बनाएगा। प्रोसेसेस रीमेट रिक्वेस्ट एंड इशू सर्टिफिकेट। अब डीमेट फॉर्म में तो शेयर्स हैं, डीमेट मतलब ऑनलाइन शेयर्स तो पड़े हैं आपके पास, रिलायंस के आज ऑनलाइन शेयर हैं आपके पास। आप चाहते हो कि इसको रीमेट फॉर्म में, रीमेट मतलब रीमटेरियलाइज फॉर्म में, मतलब फिजिकल कॉपी में मुझे चाहिए। आप चाहते ही नहीं, आप अकाउंट ही नहीं रखना चाहते जोमेटो पे। जोमेटो मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट पे अकाउंट नहीं चाहते आप क्या करोगे? आप उसको रीमेट फॉर्म में रख दो, फिजिकल फॉर्म में ले लोगे। क्या करोगे? आप आरटीओ को मेल करोगे, मेरे को ये वाले शेयर मेरा अकाउंट कर दो ख़त्म, और मेरे को ये वाले शेयर मेरे को फिजिकल कॉपी दो बना के, मैं इसको फिजिकली होल्ड करना चाहता हूँ, दैट्स इट। आप अकाउंट का झंझट ही नहीं रखना चाहते, तो कौन काम करेगा उसमें काम करेगा आरटीए, ठीक है, करेक्ट। अब ट्राइपैट्रिएट एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। की टर्म्स इशूअर आरटीए गिव्स ऑथराइज्ड ऑफिशियल लिस्ट, डिपॉजिटरी असाइन ISIN कोड, डिपॉजिटरी असाइंस ISIN कोड। ISIN हर एक शेयर की ISIN, हर एक म्यूचुअल फंड की ETF की एक कोड होती है, ठीक है, जो डिपॉजिटरी असाइन करता है, ठीक है। तो उसका रिकॉर्ड भी मेंटेन कौन करेगा? आरटीए करेगा। मेंटेन कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस बैकअप फैसिलिटी, मस्ट फॉलो बैकअप ऑडिट, ग्रीवेंस रिड्रेसल रूल्स, ठीक है। ऑडिट कौन करवाएगा? आरटीए करवाएगा। बैकअप कौन रखेगा? आरटीए करेगा। ग्रीवेंस रिड्रेसल रूल्स कौन बनाएगा? आरटीए बनाएगा। डिपॉजिटरी इशूअर एक्सचेंज इन्फो ऑन कॉर्पोरेट एक्शंस, न्यू इश्यूज, कन्वर्जन्स, कुछ भी मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ, कोई भी कॉर्पोरेट एक्शंस होगा उसमें कौन हेल्प करेगा? आरटीए करेगा। डीमेट विद इन 15 एंड रीमेट विद इन 30 डेज। आपने अगर मान लो फिजिकल टू डीमेट फॉर्म में शेयर्स करवाने, मतलब फिजिकल से ऑनलाइन में करवाने हैं तो 15 दिन का टाइम लगेगा, और ऑनलाइन से फिजिकल करवाने हैं तो 30 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है। और ये काम किसका है? आरटीए का। मेल करो, हो जाएगा, ठीक है। नो डीमेट इफ कोर्ट ऑर्डर्स स्टॉप ट्रांसफर फेक स्टोलन सर्टिफिकेट, मतलब अगर कोई भी कोर्ट ने कानून आदेश कर दिया कि भाई ये शेयर जो है स्टोलन हो गए, तो उसको डीमेट फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते, तो उसको फॉलो कौन करेगा?
आरटीए करेगा। कॉर्पोरेट एक्शंस एग्जीक्यूटेड बाय डिपॉजिटरी, बहुत बार हो चुका है, अब आई एम ऑल्सो फेड अप नाउ। ठीक है। रोल ऑफ इश्यूअर आरटीए एजेंट, क्या क्या रोल है? इन डीमेट वेरीफाई सिक्योरिटीज, confirmation to depository client credited. In remit, एक्सेप्ट RRF, RRF क्या होता है? रीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म। देखो, जब फिजिकल शेयर है आपके पास और आप उसको जीरोधा में चाहते हो तो क्या करोगे? आप आरटीए को लिखोगे मेल और वहां पर एक फॉर्म भरोगे। फॉर्म का क्या नाम है? DRF, डिपॉजिटरी डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म, डीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म। और आपके अकाउंट में शेयर पड़े हैं और आपको फिजिकल कॉपी चाहिए तो आप फिर से मेल लिखोगे आरटीए को और फॉर्म भरोगे RRF, रीमेट रिक्वेस्ट फॉर्म। क्लियर हो गया ये? ठीक है। तो जीरोधा मतलब कोई भी ब्रोकर है, ग्रो है, मोतीलाल है, एनीवन। ठीक है। तो ये सब काम कौन करेगा? आरटीए करेगा। करेक्ट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड बहुत बार बता चुका हूँ, इतनी बार नहीं बताऊंगा। ठीक है। क्वेश्चन टू असेस योर लर्निंग, पहला क्वेश्चन है, फॉर रजिस्टरिंग एज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट द एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड separately to depository and SEBI, to depository who will turn forward to SEBI after evaluation, to depository who will evaluate and register a depository directly to SEBI। तो आप बता सकते हैं इसमें क्या आंसर है? इसका आंसर है सीधा सीधा बी। इसका आंसर क्या है? पहले डिपॉजिटरी के पास जाएगी, उसके बाद 30 दिन के अंदर वो SEBI को भेजेंगे और SEBI उसमें बता देगा कि भाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। After depository receives an applications for registering as depository, it evaluates and forward the application to SEBI within, अभी बताया मैंने कितने दिन में? 30 दिन में। ठीक है। As per PMLA, Prevention of Money Laundering Act, record of services need to be preserved for 5 साल के रिकॉर्ड मेंटेन होता है। Are certificates of deposit एलिजिबल फॉर रीमेटेरियलाइजेशन एज पर सेबी डिपॉजिटरी? बिल्कुल, रीमेट भी करवा सकते हो, डीमेट भी करवा सकते हो, दोनों चीज़ें करवा सकते हो। ठीक है। करेक्ट। मैंने 3rd चैप्टर पूरा का पूरा बताया, समझाया आपको, मेरे ख्याल से सबको आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो हिट द लाइक बटन अगर आपको ठीक लगा तो, और इसी तरीके से हम धीरे 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 करके सारे जो चैप्टर्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि आप सब पास हो गए आए। ठीक है, विद स्माइलिंग फेसेस, राइट। थैंक यू सो मच गाइस।